फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो कौन सा? ये अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19, ये तीनों जो है सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अगर हम अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं तो इसमें धर्म नस्ल, ठीक है, धर्म नस्ल और जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध बताया गया है। 16 में जो है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और अनुच्छेद 19 में जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 की, तो इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। और 18 में जो है ये उपाधियों का अंत है, ठीक है, ये उपाधियों का जो है अंत है। ठीक, आगे देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो निम्न कथनों पे ये बोला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो 4 वर्ष का नहीं होता, ये 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो 35 वर्ष नहीं, ये 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा स्थायी सदन है, ये सही है, लेकिन इसके एक चौथाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद से मुक्त होते हैं। तो 1/4 नहीं, 1/3, ठीक है, 1/3। तो ये ऑप्शन जो है ये तीनों गलत है। तो ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं कि धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक अधिकतम रोका जा सकता है? तो कितने दिनों तक? अधिकतम है 14 दिन तक। 14 दिन तक राज्यसभा इसको रोक कर रह सकती है। और धन विधेयक पर राज्यसभा जो कोई संशोधन नहीं कर सकती है, सिर्फ सलाह दे सकती है। आगे देखते हैं कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। तो ये सही है। उसकी आयु जो है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो ये इसमें आयु को नहीं बताया गया, न्यूनतम आयु जो है इसमें नहीं बताया गया है। अगर हम उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो ये इसमें अनुच्छेद कितना 214 में ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या? प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है कितना है? ये 25 है। और इसके उच्च न्यायालयों के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है? ये राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल दिलाते हैं। और जो अवकाश ग्रहण की जो आयु है ये 65 वर्ष है। कितना? 65 वर्ष बाद ये अपने पद से हट जाते हैं। आगे देखते हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? ये ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं कि वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो कितने माह के भीतर? ये 1 माह के भीतर होना चाहिए। अगर हम आपातकाल की बात कर लेते हैं तो आपातकाल 3 प्रकार के हैं, ठीक है। एक है कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 352 में किया गया है। और दूसरा है कि संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, इसका जो वर्णन 356 में किया गया है। और जो तीसरा है ये 300 वित्तीय आपातकाल का जो वर्णन है ये 360 में किया गया है, ठीक है। ये 3 टाइप के आपातकाल हैं। जब आपातकाल लगता है तब जो है कि कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं, कौन रहते हैं। तो जो अनुच्छेद निलंबित होते हैं तो उनमें जो है अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये 358, अनुच्छेद 358 जब लागू होता है तो अनुच्छेद जो 19 है ये निलंबित हो जाता है। और जब 359 लागू होता है तब जो है मौलिक अधिकार हमारे क्या होते हैं? निलंबित हो जाती है। ये मौलिक अधिकार जो है 14 से 18 तक हैं, ठीक है। और 20 और 21 जो है ये कोई भी वित्तीय आपातकाल लग जाता है, इसमें ये दोनों निलंबित नहीं होते हैं। जो 20 वाला है ये अपराध के लिए दोष सिद्ध, क्या? अपराध के लिए
ये 2 सिद्धि इसमें वर्णित है और 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, ये 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। आगे है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था, तो ये कब लाया गया था, ये 1963 में लाया गया था। ऑप्शन बी सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद का अनुबंध किया गया उत्पन्न, तो ये अनुच्छेद 37 में है। अगर हम अनुच्छेद 38 की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। किसकी, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक, ये 3 प्रकार की जो है न्याय की बात की गई है अनुच्छेद 38 में। और अनुच्छेद अगर हम 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए ठीक है, समान वेतन। और जो है इसमें और क्या है, 39 का कम इसमें क्या है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का इसमें उपबंध है अनुच्छेद 39 में। अगर हम अनुच्छेद 40 की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का जो है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है। और अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद 44, इसमें जो है क्या किया गया है, समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है, समान सिविल, ठीक है, सिविल संहिता जो आजकल बहुत चर्चा में है, ये इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, आगे है कि चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। चिलैया समिति का वो गठन जो है ये 1991 में किया गया था। ये समिति किससे संबंधित है, ये कर सुधार से, क्या कर सुधार से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते कुछ और समिति के जिसमें सरकारिया आयोग है, क्या सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में, ठीक है, राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में। और सुरेश तेंदुलकर जो समिति है, ठीक है, तेंदुलकर समिति जिसे कहते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी से संबंधित है, किससे, गरीबी से। और खुसरो समिति जो है, खुसरो समिति जो है ये कृषि से संबंधित है, क्या कृषि शाख से। आगे देखते हैं कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो कौन सा है, ये भूरी क्रांति, ठीक है। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये इसे कहते हैं हम लोग हार्ट मनी, क्या हार्ट मनी, जिसमें आने के बाद शीघ्र पलायन करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन कौन करता है, कौन करता है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट जो समिति होती है वो जो करती है गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का अनुमोदन करती है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था, तो असहयोग आंदोलन में सरकारी पदों का त्याग ये शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल था, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये गलत है, ये शामिल नहीं था। और असहयोग आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था, ये 8 अगस्त 1942 में, कितना 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। आगे है कि दांडी मार्च की समाप्ति जो है किस तिथि को हुई थी, तो ये किस तिथि को हुई थी, ये 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और प्रारंभ कब हुआ था, ये 12 मार्च 1930 को हुआ था, प्रारंभ जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ से, ये साबरमती आश्रम, क्या साबरमती आश्रम से। और कितने, ये 79 समर्थकों द्वारा जो है किया गया था। ये जो है समुद्र तट पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था, ये उस नमक कानून तोड़ने के लिए ही दांडी मार्च जो है स्टार्ट किया गया था। आगे देखते गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम जो है सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, चौरी चौरा का जो घटना है ये जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को, ये गलत है, ये 8 अगस्त को हुआ था, क्या
8 अगस्त 1942 को हुआ। और पूना समझौता जो है, ये पूना समझौता अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। और चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये गोरखपुर में हुई थी, ये गोरखपुर जिले में हुई थी, यूपी के गोरखपुर जिले में हुई थी। इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। तो ये पूछा है कि कब किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था ये 1829 के 17 के द्वारा, 1829 के नियम जो 17 है उसके द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा के उन्मूलन में सबसे अहम योगदान किसका था, ये राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय का इनका योगदान था। ये इन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर जो है इस सती प्रथा पर कानून लाया और इसको समाप्त किया। आगे देखते हैं, अगला है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, तो ये किसको जाता है, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। बहावी जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो ये सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद तूती मीर ने किया था, तूती मीर ने किया था। ये कब हुआ था, ये 1831 में हुआ था। और ये किस किस राज्य में हुआ था, तो ये बिहार, ठीक है, ये बिहार और यूपी में, बिहार और यूपी में हुआ। अगला बोला है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश जो है सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा राजवंश सम्मिलित नहीं था, ये पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश जो है ये राज जो है सम्मिलित नहीं था। इसमें जो है पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश के जो राजा थे इसमें सम्मिलित थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रतिहार वंश के जो राजा कौन थे, तो ये वत्सराज थे। कौन से, वत्सराज, ठीक है। और पाल वंश से कौन थे, तो पाल वंश से कौन थे, तो ये धर्मपाल थे। कौन, ये धर्मपाल थे। और राष्ट्रकूट और से कौन थे, ये ध्रुव थे, ठीक है, ये ध्रुव थे। ये त्रिपक्षीय तीनों में होता है, तो इसमें धर्मपाल और वत्सराज जो है पराजित होता है और ध्रुव राजा जो है इन्हें विजयी होते हैं, ठीक है। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर जो किस दिशा में रखे गए थे, तो किस दिशा में, ये उत्तर दिशा में रखे गए थे। अगला है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था। तो किस बौद्ध संगीति में, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति था, इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो किस में, ये महायान, ठीक है, महायान और हीनयान, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ये कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष ने, ठीक है, वसुमित्र और अश्वघोष ने किया था। तो उस समय राजा कौन थे, तो उस समय के राजा कौन थे, ये कनिष्क जो है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगर हम बौद्ध संगीति की और प्रथम, द्वितीय, तृतीय की बात करते हैं, तो जो प्रथम हुआ था तो ये कहाँ हुआ था, ये राजगृह में हुआ था। उस समय के जो राजा थे ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप ने, ठीक है, महाकश्यप ने की थी। और द्वितीय वाला जो है, द्वितीय वाला था, ये जो है वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और उस समय जो किसके शासनकाल में, ये काला शोक के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है सबा कामी ने की थी। और जो तृतीय वाला बौद्ध संगीति था ये जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ, पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस किसके शासनकाल में, ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और जो अध्यक्ष किसने किया था, ये मोगलीपुत 30 इनके अध्यक्षता में हुआ था। और बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा धर्म प्रचार जो है ये अशोक के समय में हुआ था। अगला है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर
कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो किस नदी के तट पर? ये ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, ये किस नदी के तट पर? ये ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगर हम महावीर की बात कर लेते हैं तो महावीर जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? 24वें। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, और प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन? प्रथम जो है ऋषभ देव थे। और 23वें कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ। कौन थे? 23वें जो है पार्श्वनाथ थे। ठीक है, पार्श्वनाथ थे। और महावीर ने अपना जो उपदेश जो है किस भाषा में दिए थे? ये प्राकृतिक में दिए थे। कौन? प्राकृतिक, जिसे क्या कहते हैं? ये प्राकृतिक यानी अर्धमगही। ठीक है, अर्धमगही। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी की बात कर लेते हैं तो कौन है? ये चंपा। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षुणी जो है चंपा थी। आगे बात करते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखली पुत्र थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो किस स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल? ये शाहजहां। ठीक है, शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर, जो जहांगीर की अगर बात करते हैं तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को क्या किए थे? ये फांसी पर चढ़वा दिए थे। और इनके जो है चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के समय में। ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण युग जो है जहांगीर के काल को कहते हैं। और इनको जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए। और अगर हम अकबर की बात कर लेते हैं तो अकबर जो है दास प्रथा का अंत जो है अकबर ने कब किया था? ये 1562 में किया था। और उसके बाद तीर्थ यात्रा कर। कौन? तीर्थ यात्रा कर जो है 1562 में समाप्त किया था। और जजिया कर जो है समाप्त किया था कौन? जजिया कर। ठीक है, जजिया कर जो है 1563 में समाप्त किया था। अगर हम बात कर लेते हैं औरंगजेब की। ठीक है, औरंगजेब की बात कर लेते हैं। इसको क्या कहा जाता था? ये जिंदा पीर इसको बोला जाता था। जिंदा पीर बोला जाता था। और इन्होंने जो औरंगजेब था ये जजिया कर जो है पुनः लागू किया। ठीक है, समाप्त कौन किया था? अकबर ने। और जो है इसको लागू कौन किया? ये औरंगजेब ने इसको पुनः लागू किया। और ये जो है सिखों के 9वें गुरु। ठीक है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की क्या कर दी थी? ये हत्या करवा दी थी। और इसी के शासनकाल में जो उच्च पदों पर आसीन जो हिंदुओं की संख्या थी सबसे अधिक थी। ठीक, आगे देखते हैं कि मुगल काल में बोला है कि मुहतसिब कौन थे? मुहतसिब कौन थे? तो कौन थे? तो इसको बोला जाता था, ये जो आचरण अधिकारी होते थे इनको बोलते थे मुगल काल में मुहतसिब। ठीक है, दीवाने ए अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो ये सैन्य विभाग से संबंधित है। आगे देखते हैं कि बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो किस शासक के दरबारी के चित्रकार थे? ये अकबर के। आगे देखते हैं कि हमको मिलान करना है। ठीक है, एक साइड दिया है कि परमाणु, विद्युत गिरी और राज्य। तो ये इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। ठीक है, कुडनकुलन है ये कहाँ है? कुडनकुलन जो है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आपका ये बी वाला गलत है। और काकरापारा जो है गुजरात में, ये सही है। तारापुर जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन है? तो कर्नाटक में जो है ये कैगा परमाणु संयंत्र जो है कर्नाटक में है। और रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा। ठीक है, रावत जो भाटा है ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में। कहाँ? ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो 38वीं जो समांतर रेखा है ये है आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है। ठीक है, और ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सा है? ये 17वीं अक्षांश जो है रेखा है। ठीक है,
ये जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। और अमेरिका और कनाडा की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा है, ठीक है, 49वीं समांतर रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है ये मैगीनाट, क्या, मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ईंधन का ऊष्मीमान उच्च होना चाहिए, ये सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत है। ये अच्छे जो है ईंधन का गुण नहीं है, ऑप्शन कौन सा है? बी है। और ये बोला कि ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम हो न ही ज़्यादा हो, ये ठीक है। आगे जो है कि मिलान करना है, सूची 1 से और सूची 2 से हमको क्या करना है? मिलान करना है। तो विटामिन B7 जो है एक किससे? ये बालों से झड़ना, क्या, बालों से झड़ना। और उसके बाद B12 जो है ये जो है रक्त के थक्का जमने में। और जो सी है विटामिन ई है, विटामिन ई जो है ये किससे है? ये बाझपन उत्पन्न होने से है। और विटामिन के जो है ये जो है हमारा प्रणाशी और क्या बोलते हैं, अरक्तता होना, ठीक है, प्रणाशी अरक्तता होना। ये जो है ऑप्शन कौन सा सही है? ये। अगर हम विटामिन B7 की अगर बात कर लेते हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बायोटीन, ठीक है, बायोटीन। और B12 की बात कर लेते हैं तो इसका नाम है साइनो काबालामीन, ठीक है, काबालामीन, ठीक। और उसका विटामिन ई की बात कर लेते हैं तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेराल। और उसके बाद विटामिन के की अगर हम बात कर लेते हैं, इसका नाम है फिलोक्विन, क्या है? फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। अब आगे देखते हैं कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, ठीक है। तारों के मध्य इकाई जो है दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? ये है प्रकाश वर्ष है। जो दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम है? तो कौन सा है? ये है एक है वर्णांधता, क्या, वर्णांधता, ठीक है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम है। आगे की हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो किसका वहन करता है? ये करता है ये ऑक्सीजन का, किसका? ऑक्सीजन का करता है। अगला है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो आवश्यक ऊष्मा की जो मात्रा है क्या कहलाती है? ये कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किस में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ये जीव द्रव्य में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, केंद्रिका और हरित लवक में जो है न्यूक्लिक अम्ल जो है पाया जाता है। अब आगे बोला है कि निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है? ये जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। मछली का तेल, पालक और राम, ठीक है, और इसके साथ जैसे गाजर हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, ठीक है, इसमें जो विटामिन ए का स्रोत होता है। आम में कच्चा आम नहीं, पका हुआ आम, क्या, पका हुआ जो आम है उसमें विटामिन ए का जो है स्रोत अच्छा होता है। आगे जो अगला क्वेश्चन है सूची 1 से जो है सूची 2 को हमको मिलान करना है, सूची 1 से सूची 2 को। तो अगर हम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ये ओम होता है, ठीक है, ओम। और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। और विद्युत प्रवाह का जो होता है एम्पियर और पावर का होता है वाट। तो देख लेते हैं ए का क्या है? ए का 4 है, ठीक। और उसके बाद जो है बी का जो है 1 है। तो कौन सा ऑप्शन है? ये बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है सबसे कम घनत्व वाला? ये है लिथियम। कौन सा है? ये लिथियम है। आगे है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं।
तो ये हमारा कोई पहला ही सही हो गया कि ये जो है प्राकृतिक रबर के बारे में ये कथन सही है। प्राकृतिक रबर पूछा है, प्राकृतिक रबर तो प्राकृतिक से प्राप्त होगा, कृत्रिम से तो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, ये बहुलक है, यहाँ दिया है बहुलक नहीं है। ये प्राकृतिक एवं लोचदार नहीं, तो ये लोचदार होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सही है। ठीक, इसका जो बहुलक कौन होता है, प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है उसे क्या वो कौन सा होता है, ये आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन। आगे देखते हैं कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो कौन तय करता है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर जैसे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, तो इसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं अणु की जो है संयोजकता, क्या संयोजकता, संयोजकता, संयोजकता क्षमता के विन्यास पर। ठीक है, विन्यास पर, इसके आधार पर जो है हम किसी तत्व का रासायनिक गुण तय करते हैं, या फिर परमाणु संख्या, क्या, या परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, इन दो के आधार पर, एक परमाणु संख्या और दूसरा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं परमाणु संयुक्ता क्षमता के विन्यास के आधार पर। आगे देखते हैं कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये आपका भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं और भी संगम की, तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग बोलते हैं। ठीक, और विष्णु गंगा और धौली गंगा, क्या, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक है, और धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, विष्णु प्रयाग बोलते हैं। और है पिंडार नदी और अलकनंदा, क्या, पिंडार नदी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा जो जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद नंदाकिनी और अलकनंदा, क्या, नंदाकिनी। ठीक है, नंदाकिनी और अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा ये जहाँ मिलती है उसे क्या कहते हैं, नंद प्रयाग। ठीक है, उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा जो है बीचों बीच से गुजरती है। तो किस राज्य से बीचों बीच गुजरती है, ये मध्य प्रदेश से गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात कर लेते हैं किन के राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है सबसे ज़्यादा जो है जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता एक और है कि जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा के जो आसपास जितने क्षेत्र हैं उसमें जो है जैव विविधता जो है सबसे अधिक पाई जाती है। और भारत में जो जैव विविधता जो है ये केरल है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्यों पाई जाती है, क्योंकि भारत के नीचे से जो है ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है और केरल जो राज्य है इसके नज़दीक है। ठीक है, ये जो विषुवत रेखा है ये ऑस्ट्रेलिया से होते हुए जाती है, इसीलिए केरल में जो है जैव विविधता जो है ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम मैंग्रोव वन की बात कर लेते हैं तो मैंग्रोव वन जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये बंगाल में, क्या, बंगाल में। फिर दूसरे नंबर पर जो है ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है दूसरे नंबर में। और दिया है कि सवाना, ये जो सवाना घास का जो मैदान है, इस सवाना घास का मैदान ये जो है अफ्रीका, क्या, ये अफ्रीका देश में पाया जाता है, सॉरी। और उसके बाद अफ्रीका में जो है ये बेल्ट जो है घास का मैदान है, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान में इसमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में सही है। रोहिल राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, ये गलत है, क्या, ये गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है। ठीक है, अगर मध्य प्रदेश की और जो है उद्यान की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में जो है ये कान्हा, ठीक है, माधव, पन्ना, ठीक है, कौन, पन्ना, पेंच,
ठीक है, और संजय संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर गुजरात की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो गुजरात में कौन से पाए जाते हैं, तो गुजरात में जो है गिर, ठीक है, गिर, बंसदा, ठीक है, बंसदा और ब्लैक बक, क्या, ब्लैक बक, ठीक है, ये गुजरात में पाए जाते हैं। अगर हम कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में जो है नागरहोल, ठीक है, ये फेमस है नागरहोल जो उद्यान है ये। और उड़ीसा में जो है एक भीतरकनिका, भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका, भीतरकनिका जो है उड़ीसा में पाया जाता है। जो राष्ट्रीय उद्यान है भीतरकनिका, ये उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा शीत जो है महासागरीय जलधारा नहीं, तो कौन है, अगुलहास, अगुलहास की जो जलधारा है ये कौन सी शीत नहीं है, कौन सी है, ये गर्म जलधारा है। ये जो बेगुला और लेब्राडोर और हम्बोल्ट की है ये जो है शीत जलधारा है, कौन है, ये शीत जलधारा है। और जो अगुलहास जो है ये गर्म जलधारा है, ये किस कहाँ चलती है, ये हिंद महासागर में चलता है, ठीक है, ये हिंद महासागर में। अगर और भी गर्म जलधारा की बात कर लेते हैं तो जो गर्म जलधारा है कौन कौन से, ये गल्फ स्ट्रीम, क्या, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है, फ्लोरिडा की जलधारा, अलास्का की, क्या, अलास्का की, ठीक, अलास्का की, और एल नीनो, क्या, एल नीनो, ठीक है, एल नीनो की जो जलधारा एक गर्म जलधारा, ये जो चारों हैं एल नीनो, गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, अलास्का और अगुलहास, ये जो पांचों हैं ये जो है गर्म जलधारा है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो ये कहते हैं कावेरी नदी को, क्या, कावेरी नदी को। कावेरी ही नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कावेरी नदी पर है। अगर हम गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा या भारत, क्या बोलते हैं, भारत की गंगा, क्या बोलते हैं, भारत की नहीं, दक्षिण की गंगा बोलते हैं, इसे बोलते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक है, दक्षिण की गंगा। और गोदावरी नदी की सहायक नदी की अगर बात कर लेते हैं तो सहायक नदी कौन कौन है, ये वर्धा है, मंजीरा है, ठीक है, मंजीरा है, प्राणहिता है, ठीक है, प्राणहिता है, और पेन गंगा है, कौन, पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है पूछता है कौन से, तो ये कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी, मूसी नदी, ठीक है, और कोयना नदी, कौन, कोयना नदी और भीमा, ठीक है, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और भीमा, ये चारों जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी, ये सहायक नदी है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है, ये भूकंप, किसके लिए, भूकंप और ज्वालामुखी, किसके, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन बी सही है। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन, मेरियाना गर्त, ठीक है, ये मेरियाना जो गर्त है ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये जो तकला मकान जो है रेगिस्तान है ये जो है कहाँ है, तो ये आपका चीन में है, ठीक है, ये चीन में है। थार का जो है भारत में है, आटाकामा जो है चिली में है, एक गिब्सन जो है अफ्रीका में, ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। और अगर हम और की बात कर लेते हैं जैसे कालाहारी, जो कालाहारी रेगिस्तान है ये कहाँ है, बोत्सवाना में है, कहाँ, बोत्सवाना में, ठीक है, ये बोत्सवाना में है। और मोजाब, अगर मोजाब की बात कर लेते हैं, मोजाब रेगिस्तान की, तो ये है यूएसए में, कहाँ, यूएसए में। और कराकुम, क्या, कराकुम की अगर बात कर लेते हैं तो ये तुर्कमेनिस्तान में, कराकुम रेगिस्तान जो है तुर्कमेनिस्तान में है। आगे देखते हैं कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। ये पूछ रहा है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, ये किसे कहते हैं कि व्यवसाय
रोजगार व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, बोला कि व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान, मतलब कि कोई एक जॉब छोड़कर जब हम दूसरे जॉब पकड़ते हैं तो जो बीच का जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं कि घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी। आगे देखते हैं, आगे की न्यूनतम समर्थक मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया है कि न्यूनतम समर्थक मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, ये सही है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी सही है। तो ये हमारा जो है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो ये हमारा आज का कैसा वीडियो लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।